ये बात दिमाग चकराने वाली थी। अब ये सोचना था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि जब मरे हुए बैक्टीरिया को हमने इंजेक्ट किया है तो उसके जिंदे स्ट्रेन कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ इस बात को समझो। देखो हुआ क्या है ना, पहले मैं वो आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में मैं बता दे रहा हूँ। उस समय ग्रिफिथ को नहीं पता था। जब ये ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में, तो इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था कि ग्रिफिथ को पता हो पाता कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज की डेट में साइंटिस्ट को ये पता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुआ है, उसकी वजह पता है। वो उसका प्रिंसिपल क्या है, क्या वजह क्या रही है। देखो जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरिया का सेल होता है, इसमें दो तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है। एक तो ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, जिसमें सारे जीन होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक छोटा जेनेटिक मटेरियल और होता है, आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड में कुछ जीन होते हैं। इन जीन को हम कैटेगरी रखते हैं आर और एफ। आर फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एफ फॉर फर्टिलिटी। जो रेजिस्टेंस होता है वही जनरली पैथोजेनिक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ जो जीन है उसी की वजह से इस बैक्टीरिया में इसके ऊपर जो है इस तरीके से, जो आपको बताया था कि इस तरीके से म्यूकस कवरिंग आ गई होगी, और इसकी वजह से जब ये प्लाज्मिड होगा आर जीन के साथ, तभी बैक्टीरिया माता होगा। तो इसके जो दो स्ट्रेन आपको बताए गए ना, एक स्ट्रेन देखो एस फार्म, एक स्ट्रेन जो है ये रफ फार्म वाला ये है आर स्ट्रेन, जो नॉन पैथोजेनिक है। ये पैथोजेनिक है, तो इसमें एक छोटा सा ये प्लाज्मिड भी है, और प्लाज्मिड की वजह से इस तरीके से इसके चारों तरफ ये स्मूथ कर्वेचर है, और यही वायरुलेंट फॉर्म है। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखो, लास्ट वन। इसने जो है जिंदा बैक्टीरिया लिया आर, ये आर जिंदा बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये हीट किल्ड लिया है। ये बैक्टीरिया मर गया है, सेलुलर मशीनरी नहीं है। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल वन, ठीक है। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। कितना स्टेबल, कि जब इसने हीट से इसे गर्म किया तो साइटोप्लाज्म तो डीनेचर्ड हो गया, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो छोटा प्लाज्मिड है वो नहीं हुआ। एक्चुअल में ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो गया था। अगर प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होंगे तो क्या ट्रांसफ़र होंगे, जीन। अगर जीन आएंगे तो क्या आएगा, कैरेक्टर। तो इस जीन में कैरेक्टर क्या था कि इस पे एक स्मूथ जो है कवरिंग बनाना, और दूसरा क्या था, दूसरा है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एस फार्म, यानी कि पैथोजेनिक फार्म, ठीक है। इस बात को ये जो चीज़ हो रहा है कि प्लाज्मिड एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जा रही है, इसको आज की डेट में बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र। आपका एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें ये चीज़ आप पढ़ते हैं कि कैसे जीन ट्रांसफ़र होता है और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेल नॉन पैथोजेनिक थी, इस जीन को एक्सेप्ट करने के बाद ये पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गई। तो जो चीज़ उस समय मिस्ट्री थी ना, जो चीज़ उस समय मिस्ट्री थी ग्रिफिथ के लिए, समझे, उस समय टेक्नोलॉजी का देखो क्या रोल है कि ये प्लाज्मिड इतने छोटे होते हैं, इसका पता तो लगा लिया था साइंटिस्ट ने, क्योंकि ये बड़े थे, ये दिख जाते थे। ये इतने छोटे थे कि पता नहीं लग पाया था। 1950 के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पता लगा, उससे पहले ये बात पता नहीं थी। तो ग्रिफिथ का अपना क्या कंक्लूजन होगा वो मैं अब समझाता हूँ, ठीक है। देखो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप चाहे तो इसे बहुत इजी तरीके से पढ़ लो, और चाहो तो इतने डिटेल में पढ़ो। इतने डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा ये है, घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ जो मेन चीज़ हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है
कि कोई एक चीज है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है ये आर फॉर्म को एस फॉर्म में, और ग्रिफिथ बोल रहा था कि जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में, नॉन पैथोजेनिक को पैथोजेनिक में, या आर फॉर्म को एस फॉर्म में कन्वर्ट करने की, निश्चित ही वो चीज़ जो है एक जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि एक जेनेटिक मटेरियल ही ऐसा कर सकता है कि कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कर सकता है किसी अगले जनरेशन में। समझ रहे मेरी बात? ये इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ाने की बात है। तो ग्रिफिथ ने देखो फिर इससे क्या चीज इसने वो किया। ग्रिफिथ देखो, जो मैं आपको बुक की लाइन बताता हूँ जो आपके बुक में मेंशन है, अब आप सोच रहे होगे इतना डिटेल इसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनता है। अगर इस बात को नहीं समझोगे ना, अगर इसे मैं इतना डिटेल नहीं ले जाऊंगा, तो जब बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। और बायोटेक्नोलॉजी से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, तो यही इसका कॉन्सेप्चुअल बेसिस है। पेशेंस रखो। अब देखो यहाँ देखो पेज नंबर 101 पे ये पहले ग्राफ में है, देखो ही रिकवर्ड living S bacteria from the dead mice. He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. जैसा मैंने बताया, कैसे हो गया ये मैकेनिज्म नहीं पता थी। Some transforming principle transformed from heat killed S strain and had enabled the R strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become the virulent. This must be due to transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया कि एक्चुअल में उसने गेस किया, इसको बोलते हैं कंजेक्चर, एवोल्यूशन वाले टॉपिक में ये वर्ड है। उसने गेस किया कि ऑटोप्सी के बाद अगर यस फॉर्म जिंदा हो गए तो मरा हुआ नहीं जिंदा होगा। अब एक साइंटिस्ट है जो साइंटिफिक सोच रखता है, ये नहीं कि ये जादू हो गया, समझे। एक नॉन साइंटिफिक आदमी समझेगा ये जादू हो गया, एक साइंटिस्ट जरूर सोचेगा कि ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा। एक्चुअल में इसके अंदर एस फार्म के भी लाइव मिले, आर फार्म के भी लाइव मिले, तो इसने सोचा कि कोई न कोई चीज़ तो ऐसा है इस एस किल्ड से जो आर को चेंज करती है, और उसी चीज़ को मैंने बताया क्या है, वो प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड ही होता है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होते ही इसमें ये कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको ही उसने बोला कि ये एक ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है जो एक फार्म को दूसरे फार्म में ट्रांसफार्म कर दे रहा है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हुआ होगा, ये ट्रांसफ़र हुआ होगा। और ये जो चीज़ है ये जेनेटिक मटेरियल की नेचर को क्वालिफाई करता है। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट में एक कमी थी कि ये मेंडल की तरह फिर नहीं बता पाया कि वो चीज़ क्या है। जैसे मेंडल का फैक्टर था, मेंडल ने बोला फैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है, और यही नहीं बता पाया कि फैक्टर है कहाँ, फैक्टर दिखाओ, नहीं दिखा पाए, मजाक बन गया, समझे। वैसे ही ग्रिफिथ के साथ हुआ कि जो आपको लाइन मेंशन है बायोकेमिकल नेचर, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि बायोलॉजी एक बायोकेमिस्ट्री है, उसमें बायोलॉजिकल चीज़ें केमिकल से बनी हुई हैं, बायोमॉलिक्यूल से बनी हुई हैं, तो हमें ये बताना पड़ता कि उन चारों में से क्या है। ग्रिफिथ नहीं बता पाया उस टाइम तक। ग्रिफिथ नहीं बता पाया तो क्या ये स्टोरी ख़त्म हो गई? तो देखो साइंटिस्ट, ये इतने सबूत हैं, पर साइंटिस्ट का मतलब होता है वो डाउट करेगा, वो फैक्ट को तुरंत नहीं मान लेगा, कहेगा एविडेंस दिखाओ। तो इसीलिए लिखा ना, हाउ एवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। इससे ये बात डिफाइन नहीं हो पाई, और जब नहीं हो पाई तो दूसरी कोशिश की गई और एक एक्सपेरिमेंट आपको और बताया जाएगा। लगे हाथ मैं इसे भी बताऊंगा। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।
इस टॉपिक का नाम है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ का कंट्रीब्यूशन है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, मतलब एक ऐसा चीज़ जो एक फार्म को दूसरे फार्म में कन्वर्ट कर देता, नॉन पैथोजेनिक को पैथोजेनिक। उसमें जेनेटिक मटेरियल जैसी प्रॉपर्टी है, तो उसका कैरेक्टराइजेशन करना कि वो किस कैरेक्टर का है, इसके लिए देखो ये जो कोशिश हुई थोड़े टाइम बाद, ये 1928 का था, ये 1933 और 44 में हुआ, 7-8 सालों के बाद फिर इस पे डिस्कवरी हो रही है। इस समय तक देखो ज़्यादातर साइंटिस्ट मतलब उनके बीच एक तरीके का जैसे मेंडल ने जब अपनी जेनेटिक्स दी थी तो क्या माना जाता था, ज़्यादातर लोग मानते थे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस सही है, और मेंडल ने उसे डिस्कार्ड कर दिया। ठीक इसी तरीके से जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था तो ज़्यादातर लोग मानते थे कि प्रोटीन में इतनी डाइवर्सिटी जो है, दुनिया में लाखों टाइप की प्रोटीन है, लाखों करोड़ों टाइप, तो मानते थे कि लाखों टाइप के ऑर्गेनिज्म है, लाखों टाइप की प्रोटीन है, तो प्रोटीन को ही होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। बस इसे प्रूफ नहीं किया जा चुका है, लेकिन गेस तो सब यही करते थे। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को सीरियसली नहीं लिए, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है कुछ, बस हम ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का अगर नेचर पता कर लें तो फिर वो बात जस्टिफाई हो जाएगी। ये साइंटिस्ट कौन कौन थे? ये थे ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड, मैकलीन मैककॉर्टी। इन सभी ने क्या किया कि जो मैं बताता हूँ इसको, पहले इसका समरी बता दूं फिर आप देखना। इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्हें ये पता है कि देखो एक जो सेल होती है, देखो एक जो सेल होती है ये बनी होती है बायोमॉलिक्यूल से, ये बात तब तक पता हो गई थी, ठीक है, क्योंकि 1933-34 की बात हो रही थी। और इसमें मेन कंटेंडर थे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, इनके बीच मुकाबला था। इसमें भी हमें पता था, यहाँ तक पता हो गया था डीएनए और आरएनए, ठीक है, क्योंकि एरविन सैग्राफ्स ने ये बातें कंफर्म कर दी थी। अब देखो बात ये थी कि इन्होंने क्या किया ना कि सेल के चारों चीज़ों को निकाला, जैसे डीएनए को निकाला, आरएनए को निकाला, पॉलीसैकेराइड को भी लिया, लिपिड में डाइवर्सिटी नहीं थी तो उसको नहीं लिया, प्रोटीन को लिया, जिन जिन पे शक था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और देखो ग्रिफिन के एक्सपेरिमेंट में ये आर फार्म की बैक्टीरिया है, आर फार्म की, ये सब आर फार्म की बैक्टीरिया हैं, मतलब रफ कॉलोनी वाली हैं। एक्सपेरिमेंट को वैसे ही वो कर रहा है, बस ये क्या कर रहा है कि डीएनए के साथ इस बैक्टीरिया को, इन बैक्टीरिया को ऐड करके इसको माइस में डाल रहा है। अब जब माइस में डाला तो इसकी डेथ हो गई डीएनए से। जब आरएनए के साथ यही एक्सपेरिमेंट किया तो माइस लाइव कंडीशन में थे। पॉलीसैकेराइड के साथ किया तब भी माइस लाइव कंडीशन में थे। प्रोटीन के साथ किया तो तब भी माइस लाइव कंडीशन में थे, ठीक है। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि डीएनए ही वो चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। और ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है यही हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। समझे बात को? ये देखो सीधा सीधा एविडेंस है ना, इन्होंने मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिया और अब अलग अलग मॉलिक्यूल को डाला। पहले क्या था कि ये बैक्टीरिया को डालते, तो बैक्टीरिया भी मैंने क्या बताया था कि एक्चुअल में यहाँ तो डीएनए ही था ना,
इसी डीएनए को निकाल लिया, एक्चुअल में दोनों डीएनए थे, और इसमें डाल दिया और ये देखिए चेंज हो गए। तो लोगों ने इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक है, कि अभी भी नहीं मानेंगे, साइंस में समझाना बड़ा टफ होता है। तो इसने एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा स्पेसिफाई किया कि डीएनए के साथ एक एंजाइम डाल दी डीएनएज, आरएनए के साथ आरएनएज, ऐसे, ठीक है। जब डीएनए को डीएनएज के साथ डाला, ये एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगी, डीएनए का डाइजेशन। जब ये इसे डाइजेस्ट कर देगी तो इसके अंदर का जीन क्या हो जाएगा, वो भी डाइजेस्ट। जैसे एक किताब में इंफॉर्मेशन लिखी है, मान लो फाउंटेन पेन से लिखी है, और आप उसे पानी में डाल दें, सारी स्याही घुल गई तो उसमें रखी इंफॉर्मेशन भी खत्म हो गई। ठीक यही बात हुआ कि जब डीएनए का नेचर ही नहीं रहा तो ये माइस सबकी मरे नहीं, जिंदा रह गए। तो इसने बताया कि देखो ये दूसरा फिर से प्रूफ है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और वही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आप देखिए, मैं बुक की लाइन बताता हूँ, स्टैंडर्ड लाइन है ना, तो इस वजह से देखो, दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एच सेल to see which one could transform the live R into S cell. They discovered that DNA alone from S bacteria caused the R bacteria to become transformed. They also discovered that protein digesting enzyme protease, RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation, but DNase, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज नॉट प्रोटीन एंड आरएनए। डाइजेशन विद द डीएनए डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस। सोचो, अभी भी कुछ कहेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता। ये वो कह सकती हैं, वो डिसेंट कर सकती हैं। यही तो साइंस की दुनिया खूबसूरती है। तुम्हें भी लगता है ना, तो तुम भी कह दो मुझे नहीं लगता ग्रेविटेशन का रूल सही है, तुम्हें भी आज़ादी है। लेकिन तब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तब तुम सही बताओ, या तुम्हारे पास वजह क्या है इसको गलत करने की, वो बताओ। अगर तुम्हारी बात सही है तो तुम्हें मौका मिल जाएगा। ऐसे ही तो आइंस्टीन ने बोला था कि न्यूटन में जो फिजिक्स है उसमें ये कमियां हैं, और फिर उसने अपनी दिया था थ्योरी और लोगों ने माना था। न्यूटन को चैलेंज करना इतना आसान थोड़े था। वैसे ही यहाँ देखो, इतना लोगों को करने के बाद, इतना एविडेंस देने के बाद लोग कन्विंस नहीं हुए। तो समय बीतता गया और टाइम फिर से आ गया। एक एक्सपेरिमेंट और पढ़ना आपको, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, कन्फर्मेटरी है, लास्ट कन्फर्मेशन जो मिला है। The genetic material is DNA. Hershey and Chase, Hershey, Alfred Hershey and Martha Chase, 1952 नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। देखो, खास बात ये है कि इनको नोबेल प्राइज इसलिए मिला कि ये बिल्कुल क्लियर कट बता रहे थे कि एक्चुअल में क्या जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि बहुत दिनों से ये बात चली आ रही थी कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। लोग उससे बेहतर नहीं समझ रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उन्हें प्रोटीन की डाइवर्सिटी में दिखता था कि जेनेटिक मटेरियल होने की क्राइटेरिया तो एक्चुअल में प्रोटीन ही रखता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैंने बताया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में और जो है और ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया। देखो, टाइम पीरियड बढ़ी, 1952 सेकेंड वर्ल्ड वार बीत गया है। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, एटम बम बना था। इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी की नई फिजिक्स आ गई थी, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई थी, पार्टिकल फिजिक्स आ गई थी। इन सब का फ़ायदा क्या मिला कि बायोलॉजी में भी उसका यूज हुआ, रेडियो एक्टिविटी का। जैसे आपकी क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, ये जो C3 C4 ये जो साइकिल डिस्कवर की है वो भी इसी मेथड से की गई। इसे बोलते हैं रेडियो आइसोटोप लेबलिंग।
इसमें देखो क्या किया हर्षचेज ने, क्या किया कि एक वायरस होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। मैंने आपको इसे बताया है वायरस लाइफ साइकिल में 11th में, देखिएगा आप। इस तरीके से ये वायरस होता है। इस वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, ये अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और इसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो दो ही कंटेंडर थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा या उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का मतलब यहाँ जेनेटिक मटेरियल ना कह के डीएनए कहो, यहाँ डीएनए था और बाहर प्रोटीन था। तो दो ही पे कन्फ्यूजन था कि डीएनए होगा या फिर प्रोटीन होगा। इसकी लाइफ साइकिल में ये क्या करता है कि जो वायरस है वो जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो सेल का इस तरीके से अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर यहाँ डाल देता है और ये जेनेटिक मटेरियल फाइनली जो है इस सेल से बाइंड हो जाता है, ठीक है, इस सेल से बाइंड हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो प्रोटीन का ये कोर है ये सेल से बाहर ही रहता है, इसकी एंट्री सेल के अंदर नहीं होती है, ठीक है, ये प्रोटीन बाहर ही रहता है, ठीक है। अब देखो जो प्रोटीन होता है ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है ये फास्फोरस कंटेनिंग होते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दो जो है एक्सपेरिमेंट आप देखोगे दो तरीके से किया है। जैसे एक बैक्टीरिया में इस तरीके से लेबल किया, लेबल करने का मतलब एक में जैसे इसमें जो है इसमें जैसे जो सल्फर है वो रेडियो एक्टिव है और दूसरे वाले में जो फास्फोरस है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इसमें देखो जो फास्फोरस है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इन्होंने इनको इन्फेक्ट करने दिया। यहाँ देखो ये नॉर्मल है इसके अंदर, तो ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये अंदर आएगा, ठीक है, इससे ऐड करेगा खुद को, फिर ये अपनी कॉपी बनवाएगा। तो जब अपनी कॉपी फिर से ये बनवाएगा तो अपनी कॉपी में जैसा हमने देखा था नहीं ये देखो